गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वेव ऑप्टिक्स का दूसरा टॉपिक शुरू होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला टॉपिक शुरू हो चुका है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट खत्म भी हो चुका है। आज बात करते हैं डिफ्रैक्शन का। देखिए, यदि डिफ्रैक्शन को समझने की बात करते हैं या फिर फील करने की बात करते हैं तो साउंड में आप ज़्यादा अच्छा से फील कर सकते हैं। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर्स। ठीक है, किसी कोने पर लाइट का मुड़ जाना। जैसे देखिए साउंड में समझाते हैं बेंडिंग कैसे होता है या साउंड वेव में डिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कमरे में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो खिड़की कमरे के बाहर कोई पर्सन खड़ा है दीवार के पीछे, तो हमारी आवाज़ को वो सुन सकता है। ये तो आप लोग जानते हो कि हम यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, तो नो डाउट दीवार के पीछे जो पर्सन खड़ा होगा वो आसानी से मेरी आवाज़ को सुन सकता है, लेकिन दिख नहीं सकता वो पर्सन। दीवार के पीछे जो पर्सन खड़ा है वो मेरी आवाज़ तो सुन सकता है लेकिन हमको देख नहीं सकता है। अब चलिए हमें बताइए कि वह हमारी आवाज़ को कैसे सुन पा रहा है। ठीक है, मान लीजिए दीवार के पीछे कोई खड़ा है, वो मेरी आवाज़ को कैसे सुन रहा है। नो डाउट हमारे माउथ से जो निकल रहा है आवाज़, साउंड निकल रहा है, वो इधर से ऐसे दरवाजे की तरफ गया, फिर दरवाजे की तरफ से मुड़ के उसके कानों तक पहुंचा। कोई भी आवाज़ तभी सुनाई देती है ना जी जब कानों तक पहुंचता है। बिना कानों तक पहुंचे तो सुनाई देगा नहीं। सिंपल सी बात है, उसके कानों तक सुनाई देने का मतलब उसके कानों तक पहुंचा है आवाज़। और पहुंचा कैसे है, यहाँ से आवाज़ निकला, दरवाजे के पास गया, मुड़ा और तब उसके कानों तक पहुंचा, है कि नहीं। तो दरवाजे पर साउंड यहाँ मुड़ चुका है ना, मुड़ गया ना, तो मुड़ने का यही जो फेनोमेनन है, यही जो घटना है, इस फेनोमेनन को, इस घटना को नाम दिया गया है डिफ्रैक्शन। तो हम लोग आसानी से फील करते हैं साउंड में डिफ्रैक्शन, साउंड मुड़ सकता है। ठीक है, लाइट में डिफ्रैक्शन फील करना या ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। जैसे देख लीजिए अभी जैसे हम यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा तो है नहीं कि दीवार के पीछे जो पर्सन खड़ा है वो हमको देख सकता है। ऐसा तो है नहीं कि लाइट यहाँ से हमारे शरीर से निकल रहा है, हमारे बॉडी से निकल रहा है, दरवाजे के पास जाएगा, मुड़ के उसकी आंखों तक पहुँचेगा। ऐसा तो होना नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते हैं, यानी कि लाइट में डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। साउंड में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि साउंड में डिफ्रैक्शन होता है, साउंड मुड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, साउंड वेव था तो उसमें डिफ्रैक्शन होती है, लाइट भी तो वेव है, तो क्या इसमें भी डिफ्रैक्शन होता है? क्या लाइट भी मुड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, लाइट भी मुड़ता है। ठीक है, कॉर्नर्स पे, दरवाजे पे लाइट भी मुड़ता है। डिफ्रैक्शन होने का एक कंडीशन होता है। ठीक है, चाहे वो साउंड के लिए हो चाहे लाइट के लिए, एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। वो कंडीशन ये है कि जो ऑब्स्टेकल का साइज होना चाहिए वो वेव के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे हम साउंड वेव की बात करते हैं तो साउंड वेव का वेवलेंथ होता है सेंटीमीटर में, मीटर में भी हो जाया करता है। ठीक है, और दरवाजे का जो डायमेंशन है वो भी मीटर और सेंटीमीटर में ही आता है। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम हो गया ना? जब ऑर्डर सेम हो जाता है तभी फेनोमेना होता है बेंडिंग का, यानी कि डिफ्रैक्शन का। अब सोचिए कि लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर के बीच में होता है ना। अब उसी ऑर्डर का कोई ऑब्स्टेकल आएगा ना, वहाँ पे ये फेनोमेना होगा डिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि शार्प कॉर्नर बहुत ही शार्प होना चाहिए, बहुत ही तीक्ष्ण होना चाहिए, तभी जाके वहाँ पर क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा लाइट में। समझ गए? ऐसा होता है। तो डिफ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या हो गया? द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एट द शार्प कॉर्नर्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लिख सकते हैं आप, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एट द शार्प कॉर्नर्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए इसी बात को वेव नेचर की सहायता से डिफ्रैक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, हम अभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, लिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब थोड़ा अच्छे से एलोब्रेट करते हैं हम डिफ्रैक्शन को। ठीक है, दो टाइप के डिफ्रैक्टिंग डिवाइस हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं।
पहला डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है एपर्चर और दूसरा डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है यहाँ पर ऑब्स्टिकल। दोनों का जो साइज है, ठीक है, दोनों का साइज जो है वो यूँ कहिए वेवलेंथ के ऑर्डर का ही है। देखिए यहाँ पर होना क्या है, यदि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता लाइट में तो होता क्या कि ज्योमेट्रिकल हमको सिर्फ इतना, ज्योमेट्रिकली हमको इतना रीजन ही लाइट मिलता, जो कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। जितने रीजन में हमको लाइट मिलता ज्योमेट्रिकली, वो रीजन मैंने दिखाया है यहाँ पे, इतने रीजन में लाइट मिलता, ठीक है, यदि लाइट में लीनियर प्रोपगेशन होता तब। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है देखिए, बताते हैं। ये जो होना चाहिए सो बताएं, प्रैक्टिकली जो होता है सो नहीं दिखाया मैंने, जो होना चाहिए ज्योमेट्रिकली सो दिखाया। देखिए इस एपर्चर के थ्रू लाइट जाएगा और ज्योमेट्रिकली इतना पोर्शन लाइटेड रहेगा, और इसके बाद क्या रहना चाहिए, अंधकार रहना चाहिए, अंधेरा रहना चाहिए, लाइट वाला पोर्शन नहीं रहना चाहिए, शैडो रहना चाहिए। समझ गए? लेकिन होता क्या है कि इस रीजन के बाद भी स्पष्ट शैडो, छाया नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर छाया की जो इंटेंसिटी होती है, शैडो की जो इंटेंसिटी होती है वो घटी हुई रहती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस कॉर्नर पे शैडो की जो इंटेंसिटी होती है वो घटी हुई रहती है, और घटने का मतलब ये होता है, शैडो का इंटेंसिटी घटने का मतलब ये होता है कि उस रीजन में लाइट इंटर किया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, देखिए कि ये हमारा हाथ है और ये शैडो है, देख रहे हैं ना शैडो जी। ये शैडो पूरी तरह काला तो नहीं है, ये शैडो पूरी तरह काला नहीं ना है। काला क्यों नहीं है पूरी तरह, कारण क्या है बताइए। काला पूरी तरह इसलिए नहीं है क्योंकि इस रीजन में कहीं ना कहीं से लाइट आ रहा है, जो इसके कालेपन को, इसके डीपनेस को घटा दे रहा है। तो वैसी ही बात यहाँ होती है कि ये पूरी तरह मतलब कि नो लाइट रीजन नहीं होता है, यहाँ पर पूरी तरह डार्क हमको नहीं मिलता है, ठीक है। डार्कनेस में कमी रहती है। कमी होने का मतलब ये होता है कि लाइट इस रीजन में इंटर किया है, और लाइट इस रीजन में इंटर किया, इसका मतलब जरूर लाइट यहाँ से मुड़कर इधर पहुँचा है, मतलब लाइट मुड़ा है, समझे। और मुड़ने की यही घटना को क्या कहा गया है, डिफ्रैक्शन। तो एपर्चर के थ्रू डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ये डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्स्टेकल में कैसे होता है। तो देखिए ये वो फिगर है जो ज्योमेट्रिकली होना चाहिए, ठीक है। लाइट यहाँ से रेक्टिलिनियर प्रोपगेट करेगा, इतना रीजन हमको शैडो मिलना चाहिए, ठीक है। इस रीजन में लाइट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, ये पूरी तरह से डार्क रीजन नहीं होता है, ठीक है। इसका डार्कनेस कुछ घटा हुआ रहता है। तो डार्कनेस घटा रहने का मतलब क्या, इस रीजन में लाइट इंटर किया है ना, इस रीजन में लाइट इंटर किया है, यानी कि यहाँ से लाइट ऐसे मुड़ के इधर पहुँचा है, तो यहाँ भी मुड़ा है लाइट, है ना, बेंड हुआ है लाइट, तो यहाँ भी डिफ्रैक्शन वाली फिनोमेना होती है। जो मुड़ा है वो मैंने नहीं दिखाया, ज्योमेट्रिकली दिखाया, ठीक है, ठीक है। तो इसको ही बना लीजिए। तो इस प्रकार से डिफ्रैक्शन को हम एक दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे टर्म में कैसे डिफाइन किया गया, तो देख लीजिए, लिखा है बुक में, द फ्लेयरिंग आउट और इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द शैडो जोन। द फ्लेयरिंग आउट और encroachment of light in the shadow zone as it passes around obstacle, as it passes around obstacle, or through a small aperture, a small aperture
इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दूसरा डेफिनेशन है। तो याद रखिए डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि ऑब्स्टिकल का साइज है, यूँ कहिए कि शार्प कॉर्नर पे जो कॉर्नर बनता है उसका साइज, ठीक है ना, ऑब्स्टिकल का साइज जो होना चाहिए या डिफ्रैक्टिंग डिवाइस का साइज, जनरल टर्म बोलिए, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस का जो साइज होना चाहिए वेवलेंथ के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब कभी हम बोलते हैं तो साउंड आसानी से दीवार के पीछे से सुना जा सकता है, क्योंकि साउंड का वेवलेंथ क्या दरवाजे और खिड़की के वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, सॉरी दरवाजे और खिड़की के साइज के ऑर्डर का होता है। वही लाइट का वेवलेंथ जो है दरवाजे और खिड़की की तुलना में बहुत 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 छोटा होता है, तो उसमें डिफ्रैक्शन होता नहीं है उस समय। ठीक है, और वही बात है कि इस समय यहाँ पर जब हम कुछ बोलते हैं तो साउंड में डिफ्रैक्शन हो जाता है, लेकिन लाइट में डिफ्रैक्शन नहीं होता है। कारण यही है कि वेवलेंथ लाइट का बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यही एक्सप्लेनेशन देना है कि कोई पर्सन रूम में बंद है, ठीक है, और एक पर्सन दूसरे रूम में बंद है, आवाज़ सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। बताइए कारण क्या है? तो वही कारण है जो मैंने अभी बताया है आपको, वेवलेंथ वाला। ठीक है, खुद से एक्सप्लेन करना है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन डिफ्रैक्शन को, कि वेव थ्योरी से डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। ठीक है, कैसे वेव थ्योरी डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो देखिए जब अपर्चर का साइज, यूँ कहिए कि ऑब्स्टिकल का साइज जब बड़ा होता है, ठीक है ना, तो देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट है, साइज जो है अपर्चर का इतना बड़ा है कि ये वेव फ्रंट जो है इससे आसानी से निकल सकता है। साइज इस अपर्चर का इतना बड़ा है कि ये वेव फ्रंट जो है आसानी से निकल सकता है, और इस प्रकार से शेप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। वेव फ्रंट के शेप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और इस प्रकार से कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाइट बेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो साइज बड़ा होने पर डिफ्रैक्शन नहीं होता है, लाइट में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, यही मैंने बताया है। ठीक है, अब देखिए वही जब एपर्चर जब छोटे एपर्चर से होकर गुजरता है, किसी होल से होकर गुजरता है, तो देखिए क्या होता है कि वेव फ्रंट का साइज बड़ा है, तो ये छोटा सा एपर्चर इस वेव फ्रंट को पास होने में एक रुकावट डालता है। ठीक है, बाधा डालता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ होल से पास होने पर इस वेव फ्रंट का शेप चेंज हो जाता है। यदि ये लीनियर हुआ तो ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा वेव फ्रंट, यदि ये होल है पॉइंट साइज तो स्फेरिकल हो जाएगा वेव फ्रंट। अब चूंकि रे का डायरेक्शन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, देखिए ये स्फेरिकल है, रे का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, तो नॉर्मली ऐसे निकला तो ये फैल गया है ना, हाँ, और इसी फैलाव को क्या कहा गया है? डिफ्रैक्शन कहा गया है। तो वही स्मॉल एपर्चर ऑब्स्टिकल से पास होता है तो डिफ्रैक्शन होता है, जो कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो जा रहा है कि जैसे यहाँ से पास हो जा रहा है ये एक बाधा बनता है और इसका वेव फ्रंट का शेप चेंज होता है। ठीक है, लिनियर रहा तो सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, पॉइंट साइज रहा तो स्फेरिकल रहेगा, स्फेरिकल शेप में बाहर निकलता है, और रे जो होगा वो इसके नॉर्मली होगा, तो वो फैलेगा ही फैलेगा। ठीक है, तो यही फैलने का एक कारण बता दिया गया है। ठीक है, कि ज्योमेट्रिकली क्या होना चाहिए कि लाइट को ऐसे निकलना चाहिए था सीधा, और इतना रीजन इल्यूमिनेट करना चाहिए था, लेकिन इतना रीजन इल्यूमिनेट ना करके क्या करेगा? बहुत सारे रीजन को इल्यूमिनेट करेगा ये। ठीक है, हो गया एक्सप्लेन। तो इसी बात को आप खुद से लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में हुआ तो ठीक है, नहीं तो जितना समझाए हैं उतना ही लिखना है, एनसीईआरटी में नहीं होगा ये टॉपिक। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन हुआ वेव थ्योरी से डिफ्रैक्शन का से। ठीक है, अब अगला हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, या यूं कहिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन।
चलिए देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन की। दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, जिसमें से पहला है आपका फ्रैनल डिफ्रैक्शन। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, हमने इसको पढ़ा है फ्रैनल, ठीक है ना। फ्रैनल डिफ्रैक्शन पढ़ा जाता है, इसको एस यहाँ पर साइलेंट रहता है, ठीक है। फ्रैनल डिफ्रैक्शन, देखिए डिफिनीशन इसका ये है कि जब सोर्स से एपर्चर से यानी डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से सोर्स और स्क्रीन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस यानी कि ऑब्स्टेकल या एपर्चर, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से सोर्स या स्क्रीन या दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो इस प्रकार से जो डिफ्रैक्शन होगा उसको फ्रैनल टाइप डिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। यदि एक बार फिर से डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, दोनों में से कोई या फिर दोनों ही, तो ऐसे डिफ्रैक्शन को कहा जाएगा फ्रैनल डिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, लिखे नहीं है, आगे बताएंगे और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से दोनों ही इफेक्टिवली, फिजिकली या इफेक्टिवली, सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, ठीक है, सोर्स और स्क्रीन या तो फिजिकली नहीं तो इफेक्टिवली दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो वो लिखा देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके पॉज करके नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद ये लिखाते हैं आगे। चलिए देखिए, दूसरा टाइप बता चुके हैं कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। डिफ्रैक्टिंग डिवाइस यहाँ अपर्चर है, ठीक है। देखिए ये पैरेलल रेज है तो नो डाउट इन्फिनिटी से ही आ रहा है, लेकिन जरा डायग्राम में देखिए, क्या स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है? नो, फाइनाइट डिस्टेंस पे दिख रहा है ना। तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कैसे कहलाया? देखिए बताते हैं कारण इसका। नो डाउट ये पैरेलल रेज लेंस से मिल रहा है और यहाँ से मिलने वाला लेंस से जो रेज है यहाँ पर जाके मिल जा रहा है ना। हाँ, आपको पता है कि पैरेलल रेज कहाँ पर जाकर मिलती है लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद? नो डाउट फोकस पर। इसका मतलब ये हुआ स्क्रीन जो है लेंस के फोकस पे रखा है, स्क्रीन जो है लेंस के फोकस पे रखा है। अब अच्छा एक बात बताइए, इस एपर्चर के लिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा और लेंस के थ्रू इस स्क्रीन को देखेगा, तो ये स्क्रीन कहाँ पर दिखाई देगा? देखिए स्क्रीन रखा हुआ है लेंस के फोकस पे, तो फोकस पर रखे इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? नो डाउट इन्फिनिटी पे। यानी कि इस अपर्चर के लिए ये इफेक्टिवली इन्फिनिटी पे है, इफेक्टिवली नॉट फिजिकली बट इफेक्टिवली इन्फिनिटी पे है। समझ गए? तो इस प्रकार से इफेक्टिवली दोनों ही इन्फिनिटी पे है, तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये टाइप्स मैंने बता दिए। अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं इसके बाद, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन ए डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही पढ़ना है 12th में, जेई में, नीट में, कहीं भी, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल देखते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे जो डिराइव करने जा रहे हैं वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का ही है, ठीक है। चलिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन का, ठीक है। सबसे मेन बात यही है, बच्चे लोग सबसे ज़्यादा यदि कहीं फंसते हैं डिफ्रैक्शन में तो वो यही टॉपिक है, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ एनसीईआरटी में ये टॉपिक आप एक बार पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो एक्सप्लेनेशन हम बोर्ड पर लिखा नहीं सकते हैं, आपको हम बोलकर सुना सकते हैं लेकिन हम लिखा नहीं पाएंगे, इसीलिए आप वो लेक्चर हमसे सुन लीजिए पहले और एक बार एनसीईआरटी में ये टॉपिक जाकर आप पढ़िए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तब, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड से ये एलिमिनेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए पहला केस है, केस फर्स्ट,
यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे वेवलेट होंगे ना जी। वेवलेट मतलब क्या? वेवलेट मतलब वो पॉइंट्स वेव फ्रंट के जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। वेवलेट मतलब बताए थे वो पॉइंट वेव फ्रंट के जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनेगा और यहाँ पर बहुत सारे वेवलेट होंगे, जो हम जिसमें से कुछ को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, बहुत सारे वेवलेट होंगे, ठीक ना। और प्रत्येक वेवलेट जो होगा एक नया सोर्स होता है, आपको पता है, और यहाँ से लाइट निकलेगा और पहुँचेगा पॉइंट P तक, ऐसे समझ गए ना। और भी होंगे जिसको हम नहीं दिखा रहे हैं, बहुत गंदा हो जाएगा डायग्राम, इसीलिए और भी होंगे यहाँ पर पहुँचेंगे। अब देखिए इन वेवलेट से जो वेव्स निकल रहे हैं और निकलने के बाद पॉइंट P पर पहुंच रहे हैं, उनके बीच पाथ डिफरेंस क्या है? उनके बीच पाथ डिफरेंस है 0। देखिए पहले लेंस थे तो यहाँ तक तो पाथ डिफरेंस नो डाउट 0 था ही पहले से। अब उसके बाद जितना मुरान इसमें होता है, जितना बेंडिंग लेंस के थ्रू इसमें होता है, उतना ही बेंडिंग इसमें होता है ना जी। यानी जितना से ये मुड़ा उतना ही से ये मुड़ा, तो दोनों का पाथ लेंथ बराबर हुआ। जब दोनों का पाथ लेंथ बराबर हुआ तो पाथ डिफरेंस 0, यानी इसके लिए पाथ डिफरेंस 0, सिमिलरली इसके लिए पाथ डिफरेंस 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो आपको पता है क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। और उस समय यहाँ पर मैक्सिमा बनता है, तो डेल्टा x 0 रहने पर पॉइंट P पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। तो लिख देना कि अपने मन से पॉइंट वाइज या जैसे भी लैंग्वेज में, ठीक है ना। सिंस पाथ डिफरेंस is 0, hence bright fringe, या यूं कहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस takes place and central bright forms, ठीक है। यही लिख दीजिएगा, ये केस फर्स्ट था, नोट कीजिए इसको ज़रा आप लोग, इसको आप नोट कीजिए। केस फर्स्ट में इतना ही लिखना था, इससे ज़्यादा नहीं था। केस सेकेंड में मेन दिक्कत होता है, वो अभी हम लिखवाएंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए प्लीज़, ठीक है। पॉइंट P पे जो होगा वो सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ठीक है। केस सेकेंड हम लिखवाएंगे, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए केस सेकेंड को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। जो वेवलेट है यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया, जो वेवलेट वहाँ पर A और B से जो वेवलेट निकल रहे हैं, इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा के बराबर है केस सेकेंड में, ठीक है। वो जो है लेमडा के बराबर है, और इस अपर्चर का जो विड्थ है वो A के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डिराइव करना है क्या, फर्स्ट यहाँ पर क्या बनना है पॉइंट Q पर, वही दिखाना है आपको। इसी का क्या है, एक सिंपल डायग्राम यहाँ पर बनाया, लेंस वगैरह नहीं बनाया है, ताकि डायग्राम थोड़ा सुंदर रहे। यही डायग्राम आपको भी बनाना है, ठीक है। एग्जाम वगैरह में आएगा तो यही डायग्राम काम करेगा। तो देखिए पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रहता है ना, इसीलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमको यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालते हैं। और वो पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कि लेमडा है, ठीक है। ये P जो है सेंट्रल ब्राइट है। अब देखिए क्या कीजिए, इसके ठीक बीच वाला पॉइंट कहीं पर होगा, बीच वाला पॉइंट कहीं पर होगा, वहाँ से क्या कीजिए कि आप एक पॉइंट Q को मिलाइए, यहाँ से पॉइंट Q को मिलाइए। आप नहीं चल रहा है, इसको आप यहाँ से ऐसे मिलाइए। नो डाउट ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, कैसे हैं बता चुके हैं इंटरफेरेंस में। इसको ऐसे मिलाइए और ये पोजीशन मान लीजिए θ1। डायग्राम गंदा होते जा रहा है, इसीलिए देखते जाइए आप पहले ही सही। ये θ1 तो ये भी θ1, ये बता चुके हैं कैसे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से आप ऐसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी θ1, तो ये 90 माइनस θ1, तो नो डाउट ये θ1। जैसे देखिए ना जी, हम पहले बता चुके हैं ना ये सब बात इंटरफेरेंस में, क्या बार बार बताना। जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये जो है आप θ1 मानते हैं ऐसे, तो नो डाउट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसके और इसके बीच का एंगल भी थीटा। जब ये थीटा टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, वही मैंने यहाँ θ1 लिख दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा इंटरफेरेंस में फिर से। तो देखिए अब इसको थोड़ा हम अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नहीं अभी समझ में आया पहली बार, समझ लीजिए आगे समझ में आएगा ही नहीं। पहली बार समझ में नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आना, इसीलिए आप अभी अच्छे से ध्यान से डायग्राम सहित देखिए। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है पाथ डिफरेंस लेमडा है, और ये जो पॉइंट O है ये मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, तो यहाँ से ये मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये λ/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ जी कि A और O के बीच में, A और O के बीच में जो वेवलेट है या लाइट निकल रहा है उनके बीच पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। A और O के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। तो इन दोनों के यहाँ सुपरपोजिशन से क्या बनेगा, मिनिमा की मैक्सिमा पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस λ/2। ठीक है, तो वहाँ पर बनता है मिनिमा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो A और O यहाँ पर जाके बना दे रहे हैं मिनिमा, है कि नहीं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसको हम और अच्छे से थोड़ा बता रहे हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पे O है, A और O के बीच पाथ डिफरेंस है λ/2। अब सोचिए A के जस्ट नीचे कोई पॉइंट होगा, सपोज A1, यहाँ A1 ही दिए हैं, A के जस्ट नीचे, जस्ट एक कण के बाद दूसरा कण आएगा ना, वो कण जस्ट नीचे A1 है, और O के बाद जस्ट नीचे जो है O1 मान लेते हैं हम, O1 मान लेते हैं, बेकार में हम यहाँ B2 माननी है, O1 मानते हैं, O2 मानते हैं। ठीक है, O के जस्ट नीचे O1 है। अब सोचिए जब A और O के बीच λ/2 है तो उसके जस्ट नीचे जो पॉइंट है, जितना डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हुआ है उतना ही डिस्टेंस ये नीचे है, तो सेम डिस्टेंस से नीचे खिसकता है, तो पाथ डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा जी। यदि A और O के बीच पाथ डिफरेंस λ/2 तो A1 और O1 जो कि जस्ट उसके नीचे है, पाथ डिफरेंस वही रहेगा λ/2। यानी कि A1 और O1 यहाँ पर जाके मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मिनिमा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझिए इस बात को। ठीक है, कि A और O के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2, तो उसके जस्ट नीचे जो पॉइंट्स होंगे उनके बीच ही पाथ डिफरेंस वही होगा। ये आपको सोचना है, NCERT में पढ़िएगा आप, अच्छी सब बात दिया होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार A1 के जस्ट नीचे कोई पॉइंट होगा, सपोज A2, और O1 के जस्ट नीचे भी कोई पॉइंट होगा, सपोज O2। ठीक है, ये जस्ट नीचे है ना जी, सेम डिस्टेंस से खिसका है ना, तो इसके बीच भी पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, λ/2 रहेगा। जब λ/2 रहेगा तो ये यहाँ पर क्या जाके बनाएगा, मिनिमा। यानी इसी प्रकार A2 के जस्ट नीचे भी कोई पॉइंट होगा, है ना। यानी यूँ कहिए कि AB को हम दो बराबर भागे बांटे हैं, बीच वाले पॉइंट को O लिखे हैं, AO के रीजन में मिटाते हैं। अच्छा से डायग्राम हो गया है गंदा, हम पहले से बोल रहे थे बनते हुए देखिए, ठीक है ना, बनते हुए देखिए तब थोड़ा अच्छा रहता है। ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये A है, ये B है, मिड पॉइंट O है, पाथ डिफरेंस है लेमडा यहाँ पर L, इसको मिलाइए, ये होगा आपका θ1। तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बेकार ही डायग्राम को गंदा करता है। ठीक है, ये है θ1, ये है A1, ये है A2, ये है O1, ये है O2। ठीक है, ये λ/2 है, लेमडा है, तो ये जो होगा डिस्टेंस λ/2 होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस λ/2 होगा, सपोज OM।
ए और ओ के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2, तो ये दोनों वहाँ पर जाके बनाएंगे मिनिमा। ठीक ए के नीचे एक पॉइंट होगा A1, जस्ट नीचे, उसको नाम दे दिए A1। ओ के जस्ट नीचे भी कोई पॉइंट होगा, जस्ट नीचे, हम सुविधा के लिए इतना दूर दिखाएं लेकिन होगा जस्ट नीचे, उसको नाम दे दिए O1। इन दोनों के पाथ डिफरेंस क्या होगा, वही होगा λ/2, ये दोनों भी जाके मिनिमा बनाएंगे। A1 के जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे की बात हो रही है, कोई पॉइंट होगा उसका नाम दिए O2। O1 के जस्ट नीचे एक पॉइंट होगा जिसका नाम दिए O2, दोनों मिलके वहाँ पर मिनिमा बनाया क्योंकि पाथ डिफरेंस वही λ/2 रहेगा। ठीक है, यानी इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, जो लैंग्वेज आप लिखिएगा वो देखिए। लैंग्वेज पहले, सबसे पहले क्या लिखिएगा, स्प्लिट द, लैंग्वेज खुद से लिखना है जी, स्प्लिट द एपर्चर AB in two equal parts AO and BO। ठीक है, उसके बाद देखिए the path difference between the wavelets, between the wavefront लिखिए, wavefront from the wavelet A and wavelet O is λ/2. Hence, due to their superposition, a minima forms। ठीक है, ये हुआ एक मिनिमा। अब देखिए इसी प्रकार जैसे ए और ओ मिनिमा बनाते हैं, इसी प्रकार इस सेक्शन AO में, ठीक है ना, प्रत्येक वेवलेट के लिए, सेक्शन AO में प्रत्येक वेवलेट के लिए सेक्शन BO में एक वेवलेट मिलेगा जिसके लिए पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, और वो सब वहाँ पर मिनिमा बनाएंगे और इस प्रकार से ओवरऑल यहाँ पर मिनिमा बनेगा, यानी पाथ डिफरेंस लैम्डा रहने पर मिनिमा बनता है। समझ गए, पाथ डिफरेंस लैम्डा रहने पर मिनिमा बनता है, ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। तो ये सब लैंग्वेज ना खुद से लिखना है जी, NCERT पढ़िए और खुद से हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली that is in this way every wavelet in section AO has a corresponding wavelet in section BO, which make minima। ठीक है, wavelet in section BO, which emit wave fronts which and due to their superposition a minima forms।
ये लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट का लैंग्वेज कि जब पाथ डिफरेंस लेमडा रहे, ठीक है ना, तो मिनिमा बनता है। अब मैथमेटिकल एनालिसिस देखिए, मेन यही है मैथमेटिकल एनालिसिस, या यूँ कहिए लिखेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। देखिए क्या है कि ये लैम्डा जो होगा पाथ डिफरेंस यानी कि किसके बराबर होगा, ए साइन थीटा के बराबर होगा। तो नो डाउट ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा थीटा 1, यानी कि साइन थीटा 1 इक्वल टू लेमडा बाई ए हो जाएगा। फॉर सिंस थीटा टेंड्स टू 0 या थीटा इज ए स्मॉलर हैंस साइन थीटा 1 लगभग बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1 के। हैंस थीटा 1 इक्वल टू लेमडा बाई ए, यही हो जाएगा पोजीशन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, यही होगा, ठीक है। ये नोट में मेन नोट कीजिए। और ये सब लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये सब अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ के पता कीजिएगा, ठीक है। ये आप मेन नोट कीजिए कि पोजीशन क्या होगा फर्स्ट मिनिमा का, ठीक है। कंडीशन ये हो गया, कंडीशन फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस लेमडा रहना चाहिए, ठीक है, और पोजीशन ये रहना चाहिए। नोट कीजिए। नोट कीजिए, आगे हम बताएंगे केस सेकंड। वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए, ठीक है। हम मिटा रहे हैं, मिटा देते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड, यहाँ पर 2 लेमडा, ये थर्ड, ठीक है। अब थर्ड का भी डायग्राम बनते हुए ध्यान से देखिए जी, ठीक है ना। ए है, बी है, पाथ डिफरेंस क्या लेना है, 2 लेमडा लेना है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे मिलाइएगा तो पाथ डिफरेंस लेना है 2 लेमडा, ये है ए। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, जब पाथ डिफरेंस 2 लेमडा रहेगा ना, तो हमको पाथ डिफरेंस किसी भी सेक्शन के लिए लेमडा बाई 2 रखना है, पाथ डिफरेंस रखना है लेमडा बाई 2। तो क्या करते हैं हम इसको 4 इक्वल पार्ट में, 2 लेमडा है तो लेमडा बाई 2 करने के लिए 4 इक्वल पार्ट में इस स्लिट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस लिखेंगे, डिवाइड द स्लिट इन 4 आइडेंटिकल पार्ट्स, ठीक है। जब 4 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, ये सपोज O1 है, ये सपोज O2 है, ये सपोज O3 है, ठीक है। प्रत्येक जो होगा ये यहाँ पर जाके मिलेगा, मिलाइए सबको। और सपोज कीजिए कि ये जो है θ2 एंगल बन रहा है, θ2 एंगल बन रहा है,
ठीक है, तो देखिए बाय प्रोपोर्शनल लॉ ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा पाथ डिफरेंस। यहाँ से आप इसको मिलाइएगा, ये लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाना है इसको, यहाँ से मिलाइएगा, इसके लिए पाथ डिफरेंस थ्री लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ये L है, ये यू का ये L है, L1 है, L2 है, L3 है, ठीक है, सब 90 डिग्री। अब देखिए इससे पहले हम बता चुके हैं कि जब पाथ डिफरेंस A और O1 के बीच में लैम्डा बाई 2 है तो ये दोनों रेज यहाँ पर जाके क्या बनाएंगी, मिनिमा। ये दोनों रेज वहाँ पर जाएंगे बना के मिनिमा। ठीक पहले वाला लॉजिक ही लगाना है जैसा पहले था। क्या होगा, A के जस्ट नीचे कोई पॉइंट होगा A1 और O1 के जस्ट नीचे एक पॉइंट होगा O1 डैश। ये दोनों के बीच भी क्या होगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही रहेगा, है ना, लैम्डा बाई 2 ही रहेगा, तो ये दोनों भी क्या वहाँ पर मिनिमा ही बनाएंगे। समझ गए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि A1 के प्रत्येक वेवलेट के लिए, सेक्शन AO1 के प्रत्येक वेवलेट के लिए सेक्शन O1 O2 में एक कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेट होगा। इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, इसको लिखना है आपको कि इस सेक्शन AO1 में प्रत्येक वेवलेट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेट होगा O1 O2 में, ठीक है, जहां दोनों वेवलेट से निकलने वाले वेव्स जो है यहाँ पर मिनिमा बनाएंगे, ठीक है। और सेम यही रीजन यहाँ पर भी होगा O2 O3 और O3b में, ठीक है। ये दोनों भी प्रत्येक इसके प्रति सेक्शन के प्रत्येक वेवलेट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेट होगा O3b में, जो यहाँ पर मिनिमा बनाएगा और ओवरऑल यहाँ पे मिनिमा बन जाएगा। ये सब आप NCERT में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सब आप खुद से लिखिए, जो लैंग्वेज पहले लिखाए थे वो खुद से ही लिखिए, ठीक है। और ये मेन मैथमेटिकल बात लिखिए, पोजीशन ऑफ या एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। क्या होगा, डेल्टा x इक्वल टू 2 लैम्डा, यानी A साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है, यानी कि साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा बाई A हो जाएगा। फॉर स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा 2 लगभग बराबर थीटा 2, हैंस थीटा 2 जो हो जाएगा 2 लैम्डा बाई A, ठीक है ना। यही आपको लिखना है बस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मिनिमा के लिए पोजीशन आया था लैम्डा बाई A, सेकेंड मिनिमा के लिए पोजीशन आया 2 लैम्डा बाई A सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक इसी प्रकार हम nth ऑर्डर मिनिमा के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली फॉर nth ऑर्डर मिनिमा क्या हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा। ये हुआ कंडीशन उसका, यानी कि A साइन थीटा n इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि साइन थीटा n इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा बाई A। लिखेंगे फॉर स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा n लगभग बराबर थीटा n, यानी थीटा n जो हो गया वो n लैम्डा बाई A हुआ। तो याद रखिएगा, जो इंटरफेरेंस में आप कंडीशन याद किए हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, ठीक है, उसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है सेंट्रल ब्राइट को छोड़ के। यहाँ पर मिनिमा के लिए डेल्टा x n लैम्डा हो जा रहा है, वहाँ पर मिनिमा के लिए डेल्टा x ऑड लैम्डा बाई 2 था।
यहाँ पर मैक्सिमा जो हो जाएगा ऑड लेमडा बाई 2 हो जाएगा और कंस्ट्रक्ट वहाँ पर इंटरफेरेंस में एन लेमडा था। सेंट्रल ब्राइट को छोड़कर, सेंट्रल ब्राइट यहाँ भी, सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर भी बनता है, सेंट्रल ब्राइट वहाँ पर भी बनता है, दोनों में डेल्टा एक्स 0 ही रहता है, पार्ट डिफरेंस 0 ही रहता है, ठीक है। और इस केस में nth ऑर्डर के लिए स्प्लिट को तोड़ा जाता है, सॉरी स्प्लिट को डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट में बताइए, 2n इक्वल पार्ट में। जैसे लेमडा था पार्ट डिफरेंस तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, 2 लेमडा 4 पार्ट में, यदि n लेमडा रहेगा तो 2n पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ज़्यादा करेंगे तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, कितने बच्चों को तो आज दिमाग के ऊपर से गया ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए इतना ज़्यादा डोज नहीं देंगे, बाकी हम कल बताएंगे, मतलब अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ग्राफ वगैरह सब अगले क्लास में बताएंगे। इतना पहले लेकिन आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी में पढ़िए, एनसीईआरटी समझना है तो इतना पहले आप एनसीईआरटी में जाके पढ़िए प्लीज़। थैंक यू, बस इतना ही।